So illustration 2 is about the Lucky Limited, and the books gives the information as on 31st July 2006 on which date is winding up order was made. Now इस information में हमारे पास जो दिया हुआ है, सबसे पहले unsecured creditors दिए हुए हैं 3,80,000 के, salaries due for 5 months दी हुई है, bills payable है, debtors की 3 categories दी है, good, doubtful and bad. जो मेन ये कैटेगरी है डाउटफुल, डेटर्स ने देना था 1,30,000 लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस करा पे करा सिर्फ 62,000, तो जो डिफरेंस अमाउंट है जो पे नहीं हुआ दैट मींस वो बैड की कैटेगरी का है, तो ये कंपनी के लिए एक लॉस है. बिल रिसीवेबल इज गिवन, अगेन इसमें भी ये पॉइंट है 16,000 का बिल था लेकिन पेमेंट सिर्फ 10,000 की रिसीव हुई है, यहाँ पे भी कंपनी को लॉस हुआ है. बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड 3,60,000 का है लेकिन उसको प्रोड्यूस यानी बेचेंगे तो 5 लाख, तो ये हमें ये चीज शो कर रहा है कि लैंड कहीं ना कहीं गिरवी रखा हुआ है तभी उसको बेचा और 5 लाख का वो बिका. तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ, हमें 3,60,000 का था, मिला हमें 5 लाख रुपीस, ये प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है. साथ ही हमें पैरेलल चेक करना पड़ेगा कि लोन कितना लिया है इस कंपनी ने बैंक से जहां पे ये लैंड मॉर्गेज है और वहां पे लोन कितना चुकाना था, तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. अगेन स्टॉक 8,20,000 का है, जब उसको बेचा गया तो वो 5,80,000 का बिका, अगेन यहाँ पे लॉस इंडिकेट हो रहा है. Then furniture is there, cash in hand, estimated liabilities for bill discounted. ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बिल कोई डिस्काउंट था उस पे लायबिलिटी अराइज हुई है, यानी ये लायबिलिटी पहले नहीं थी अब इंकर की गई है, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है. दिस इज द मेन पॉइंट. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होल्डिंग फर्स्ट मॉर्गेज और लैंड, सी इस लाइन से हमें क्लियर हो गया है कि लैंड गिरवी रखा हुआ है 4 लाख फर्स्ट मॉर्गेज, अगेन इस पे सेकेंड मॉर्गेज लिया गया 2 लाख का, तो बैंक का लोन हमने 6 लाख चुकाना है लेकिन ये लैंड बेच के हमें आया कितना है 5 लाख, तो इसका मतलब क्लियरली यहां से शो हो रहा है कि 1 लाख रुपीस का डेफिशिएंसी है जो शॉर्ट पड़ रहे हैं और बैंक को चुकाने हैं, क्योंकि बैंक को देने हमने 6 लाख है लेकिन ये लैंड बेच के बैंक को तो रिसीव हुआ सिर्फ 5 लाख. हालांकि हमारी बुक्स में ये लैंड से प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये लैंड खरीदा था 3,60,000 का और अब बिका है 5 लाख, तो हमें ये तीनों पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे. देन वीकली वेजेस पे अनपेड, ये हमें क्यों ध्यान में रखना है क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे भी था, सैलरीज एंड वेजेस एक ही बात है, यहाँ पे वो कह रहे हैं 5 मंथ्स की सैलरीज जो ड्यू है वो 20,000 है और जो पे कर दी है वो 6,000. तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में सैलरी पर मंथ, ये 5 मंथ्स की है, पर मंथ सैलरी है कितनी, 20,000 डिवाइड बाय अगर 4 करें 5 करें, सॉरी 5 मंथ्स की सैलरी है तो 4,000 पर मंथ सैलरी आती है. तो कुछ वेजेस तो पे कर दी गई हैं, 6,000 पे कर दी गई है, तो दैट मीन्स वीकली वेजेस मीन्स अगर हम वीक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो 6,000 पे कर दिया गया है, तो हमें इसकी कैलकुलेशन भी देखनी पड़ेगी नीचे वर्किंग नोट्स में कि 20,000 में से तो 6,000 पे कर दिया है, तो 20,000 कहाँ जाना है एंड 6,000 कहाँ जाना है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट अगर हम मंथली देखें तो मंथली वेजेस जो बनती हैं वो 4,000 पर मंथ बनती है, तो इसकी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज लायबिलिटीज अंडर वर्कमैन कंपनसेशन, इनकम टैक्स ड्यू दिया हुआ है, देन हमें डिबेंचर्स दिए हैं, इंटरेस्ट इज पेएबल 30th जून एंड 31st दिसंबर, दो डेट्स पे होते हैं, पेड अप टू 30th जून यानी 30th जून तक पे कर दिया गया है, ये बुक्स बन रही है 31st जुलाई की, दैट मींस एक महीने का इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे ड्यू है जो हमें बुक्स में डालना पड़ेगा. सो 9%, 5 लाख पे 1 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके अलावा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व है. कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 2002 में 4,50,000 लेकिन उसके बाद उनको लॉसेस हुए हैं 5,84,000 के, एक स्पेकुलेशन लॉस हुआ है 50,000 2003 में एंड एक पेनल्टी 2004 में लगी थी 3,50,000 फॉर एवेजन ऑफ टैक्स, क्योंकि उन्होंने टैक्स नहीं पे करा था तो गवर्नमेंट ने उनको पेनल्टी लगाई थी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने, जो उन्होंने पेनल्टी पे करी इन द ईयर 2005. सो हमें जो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी. ना सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने बनाना कैसे है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ऑब्वियसली सबसे ऊपर नाम आ जाएगा कंपनी का लकी लिमिटेड, डेट आ जाएगी एज ऑन 31st जुलाई 2006. सबसे पहला एज पर द रूल हमने रिकॉर्ड करना होता है एसेट्स जो प्लेज नहीं किए गए,
प्लेज सिर्फ लैंड हुआ है, इसके अलावा जो जो एसेट्स है एज पर लिस्ट ए रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, ये मेंशन है, बिल रिसीवेबल वही रिकॉर्ड होगा जो हमें रिसीव होना है, जो गुड कैटेगरी है। एक्चुअल में बिल रिसीवेबल 16,000 का है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ रिसीव होने उस पर 10,000, जो क्योंकि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है एज पर द हेडिंग एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, तो हम 10,000 का बिल रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स में हम वो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे जो एक्चुअल में हमें मिलनी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें मिलना क्या क्या है। एक बार हैव अ लुक। 4,30,000 ये गुड की कैटेगरी में है, और इसमें से हमें सिर्फ मिलना है 62,000, बाकी बैलेंस तो बाकी बैलेंस जो है वो बैड है, और 88,000 भी बैड है। तो हमें रियलाइज कितना होना है, डेटर से मिलना है 4,30,000 प्लस 62,000, यही चीज यहाँ नीचे लिखी है। अगर हम देखें 4,30,000 प्लस 62,000 ये डेटर से मिलना है। स्टॉक भी जो हमें रियलाइज होना है 5,80,000 का, हम सिर्फ वो अमाउंट लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन से चेक करते हैं स्टॉक हमें गिवन कितना है। देखो स्टॉक है 8,20,000 का, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू है उसकी 5,80,000, तो 5,80,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमें दिया हुआ है 80,000, तो हमारे पास टोटल एसेट्स हो गए नॉट प्लेज 11,66,000। फिर हम कैटेगरी बनाएंगे एसेट्स दैट आर स्पेसिफिकली प्लेज एज पर लिस्ट बी, वो लैंड प्लेज है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 5 लाख है जो हमें गिवन है। हमने देना कितना है बैंक को, टोटल 6 लाख, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है 1 लाख की जो कंपनी ने अरेंज करनी है। लेट मी शो यू। लैंड से हमें मिलना कितना है, सी लैंड से हमें मिलना है 5 लाख। हमने लैंड के ऊपर पे कितना करना है, 4 + 2 6 लाख पे करना है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ से 1 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी है, तो वो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली 1 लाख डेफिशिएंसी। उसके बाद टोटल हमारे पास एसेट्स हैं 11,66,000। तो लेफ्ट साइड पे हम एक समरी प्रिपेयर करेंगे ग्रॉस एसेट्स की। टोटल एसेट्स जो प्लेज किए गए हैं उससे जो रियलाइज होगी अमाउंट 5 लाख की, अदर एसेट्स हमारे पास 11,66,000 है। अगर ये एसेट प्लेज ना हुए होते तो इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स होने थे 16,66,000 के। उसके बाद हम लायबिलिटीज शो करते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी शो करते हैं लेफ्ट साइड पे लिस्ट बी के अकॉर्डिंग। लिस्ट बी के अकॉर्डिंग मींस बैंक को जो हमने गिरवी रखा हुआ है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास गिरवी रखा हुआ है, वो लेफ्ट साइड पे हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम राइट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इधर रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे डेफिशिएंसी चल रही है। क्या पॉइंट है यहाँ पे, डेफिशिएंसी चल रही है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ग्रॉसली कितने अमाउंट के सिक्योर्ड है, 1 लाख, सॉरी 5 लाख के सिक्योर्ड है। जो डिफरेंस है 1 लाख का वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी है, तो ये अनसिक्योर्ड लिस्ट ई में ऐड हो जाएंगे। आई विल जस्ट शो यू अभी ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखने हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे एज पर लिस्ट सी। ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से वर्किंग नोट्स दिए हुए हैं। लेट मी शो यू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन से होते हैं। लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं सैलरीज, कोई कंपनसेशन ड्यू है, कोई इनकम टैक्स ड्यू है, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको जो सैलरी दी है वो 20,000 सैलरीज ड्यू दी है, और वो बोला है 5 मंथ्स की ड्यू है, तो पर मंथ जो है वो आता है 4,000। ये हमने अलग से क्यों कैलकुलेट करा है, क्योंकि अलग से हमें दिया है कि वीकली वेजेस जो है वो पे कर दी गई है 6,000 वीकली वेजेस। अब हमें ये नहीं पता कि ये वीकली कितनी कैसे कैलकुलेट होगा और 6,000 कैसे उन्होंने पे करा। हो सकता है इन वर्कर्स के ओवर टाइम वेजेस हो, क्योंकि ये जो बुक्स बन रही है वो जुलाई की बन रही हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि एक मंथ की ड्यू करके 6,000 पे कर दिया, तो यानी 20,000 में से हमने जो ये मंथ की निकाली 4,000 1 मंथ की पे हो गई है, तो सैलरी जो ड्यू है अब वो 4 मंथ्स की ड्यू है, तो 4,000 इंटू 4 जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है वो 16,000 रुपीज आता है। So we were doing these preferential creditors. Preferential creditors as per list में जाती हैं salaries, wages, any compensation या कोई भी tax due है। तो हमारे पास जो direct amount दी है, weekly wages unpaid outstanding 6,000 दिए हैं, liabilities under compensation 2,000 दिया हुआ है, income tax due 8,000 दिया है।
सैलरीज हमें जो दी है वो 5 मंथ्स की दी हुई है। अगर हम अपने क्वेश्चन में चेक करें तो ये क्वेश्चन 31 जुलाई की बुक्स का है, तो उसके बाद जो टाइम पीरियड दिसंबर तक बनता है, क्योंकि कंपनी जो फॉलो करती है वो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, जैन टू दिसंबर, तो जुलाई के बाद मंथ्स बनते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स ही बनते हैं और 5 मंथ्स की सैलरी दी है। लेकिन एज पर द रूल ऑफ द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट बनती है, लिस्ट सी, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स की मैक्सिमम सैलरी डल सकती है एज पर द रूल। तो इसीलिए हमने 20,000 डिवाइड बाय 5 करके मंथली सैलरी निकाली। तो 4,000 इंटू 4, 16,000 जो है वो हमारी 4 मंथ्स की सैलरी लिस्ट सी में यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में चली जाएगी। और बाकी देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो लिस्ट बनेगी उसमें 1 मंथ की सैलरी जो रह गई है, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में नहीं गई, वो 4,000 यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि एज पर द प्रेफरेंशियल लिस्ट मैक्सिमम हम 4 मंथ्स की सैलरी उसमें डाल सकते हैं। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमने टोटल करके कैलकुलेट कर लिए 32,000, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी के अकॉर्डिंग 32,000। यहाँ पे भी डल जाएंगे राइट साइड पे, क्योंकि इनको पेमेंट होनी है, तो पेमेंट करने के बाद माइनस कर दिया तो बैलेंस जो बचता है वो 11,34,000 बचा। देन हमने डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट डालनी होती है। डिबेंचर होल्डर्स हमारे 5 लाख के हैं, लेकिन इनका 1 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू है, क्योंकि इनको सिर्फ 30 जून तक पेमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 5 लाख पे 9% 1 मंथ का जब हम निकालेंगे तो वो आता है 3,750। तो ये दोनों साइड पे हम शो कर देंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के बाद वी हैव सफिशिएंट बैलेंस, पे करने के बाद हमारे पास जो सरप्लस बचा वो 6,30,250 बचा। फिर हमने डालनी है लिस्ट ई। लिस्ट ई होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में अब क्या क्या जाएगा, ये भी आपकी बुक में बहुत अच्छे वर्किंग नोट्स करे हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें बताया हुआ है 3,80,000। 1 मंथ की सैलरी आ गई 4,000। बिल पेएबल 1,06,000 के डायरेक्ट हमें दिए हुए हैं। लेट अस सी फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। ये देखो बिल पेएबल डायरेक्ट 1,06,000 के हमें दिए हुए हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी डायरेक्ट 3,80,000 के दिए हुए हैं। ये सारी फिगर्स हमने लिख ली। देन बैंक ओवरड्राफ्ट भी डायरेक्ट दिया हुआ है। लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये वो लायबिलिटी है जो एस्टिमेट की गई है कि ये अब अराइज होगी। दिस लायबिलिटी आई एम सॉरी एस्टिमेटेड लायबिलिटी दिस अमाउंट 60,000, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में जाएगा, क्योंकि ये अब एट प्रेजेंट अराइज हुई है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, ये भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही है, क्योंकि बैंक के पास इसकी कोई गारंटी नहीं होती, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में ही जाता है। तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। उसके बाद ये 1 लाख वो अमाउंट है जो बैंक का ड्यू था। बैंक को ड्यू था सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंडर 6 लाख, लेकिन लैंड बेच के उनको तो रिसीव हुआ सिर्फ 5 लाख। तो 1 लाख जो यहाँ डेफिशिएंसी आ रही थी वो अनसिक्योर्ड लिस्ट में चले जाता है, वो यहाँ ऐड हो गया, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में चला गया 6,90,000। ये 6,90,000 हमने नीचे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नोट करा। माइनस करेंगे तो हमारे पास सरप्लस बचता है 59,750। आई एम सॉरी, डेफिशिएंसी बचती है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस था 6,30,250, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बने 6,90,000, तो हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई है एज रिगार्ड द क्रेडिटर्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना पे करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इतना लिख लिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग भी लिख लिया हमने कितना पे करना है। तो लिस्ट एफ इज फॉर प्रेफरेंशियल्स, लिस्ट जी फॉर इक्विटी शेयर्स। तो अब हमारी टोटल डेफिशिएंसी जो कंपनी को हो रही है वो टोटल कर देंगे, दैट इज लिस्ट एच। So this is estimated deficiency as regard the contributory 7,59,750 rupees. Now we have to prepare the deficiency account. हमने ये heading deficiency क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा deficiency आई है। अगर surplus आया होता तो हमने लिखना था surplus account as per list H। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं वो items जिसके कारण deficiency हुई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं हमें ट्रेडिंग लॉसेस जो 2002 में हुए हैं, तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करने होते हैं जितने भी ट्रेडिंग लॉसेस कंपनी को हुए हैं। इसके अलावा करंट ईयर में कोई अगर डेप्रिसिएशन बुक्स में डली है, कोई टैक्सेशन का प्रोविजन डला है या इंटरेस्ट डला है। इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं दिया हुआ। हाँ, इंटरेस्ट हमने करंट ईयर में डाला है, वो डिबेंचर्स पे ड्यू करा है 3,750 का। नाउ ये लॉसेस कौन से हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि कंपनी ने कुछ लॉसेस बेयर करे थे इन द ईयर 2002 में 5,84,000। इस लॉसेस के कारण
अभी हमें प्रेजेंट ईयर में डेफिशिएंसी देखनी पड़ रही है। अगर ये लॉस ना हुए होते, प्रॉफिट हुए होते, तो हमारा ये डेफिशिएंसी ना होती। इसीलिए हमने करंट डेफिशिएंसी स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे इस लॉस में प्लस करा एज पर द रूल जो इंटरेस्ट हमें अभी देना पड़ रहा है 1 मंथ का। तो दैट कम्स टू बी 5,87,750। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है स्पेकुलेशन लॉस जो कंपनी ने इंकर करा और जो वो पेनल्टी इंकर करी कंपनी ने, अगर ये दोनों भी ना हुए होते तो डेफिशिएंसी ना होती, तो वो दैट कम्स टू बी 4 लाख। देन जॉन से लॉसेस राइट ऑफ करने हैं। अभी कौन से लॉसेस? जो डेटर्स में हमें अमाउंट कम मिल रही है, बिल रिसीवेबल 16,000 के थे, हमें मिले सिर्फ 10,000, तो 6,000 यहाँ पे लॉस आया। बिल रिसीवेबल था 16 का, लेकिन हमें मिले थे, बुक्स में हमने डाले 10,000, तो 6,000 का लॉस हमें यहाँ पे राइट ऑफ करना है, ये डाला। देन डेटर्स का लॉस, अब ये डेटर्स का लॉस कौन सा है, लेट मी शो यू। डेटर का लॉस हुआ है यहाँ से, देखो ये डिफरेंस 1,30,000 में से मिले 62,000 है, एक ये डिफरेंस, दूसरा 88,000 जो बैड की कैटेगरी में है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आता है 1,56,000 का लॉस जो हमें राइट ऑफ करना है बुक्स में। टोटल डेटर से लॉस हुआ। स्टॉक भी 8,80,000 का था, 5,60,000 मिले, वो जो डिफरेंस माइनस करेंगे 2,40,000 आएगा। लेट मी शो यू। स्टॉक की अमाउंट जो थी दैट वाज 8,20,000, उसमें से मिला हमें से 5,80,000 है, तो ये जो लॉस है ये भी राइट ऑफ करना है, बुक्स में डलेगा, इसके कारण हमें डेफिशिएंसी हुई, तो ये स्टॉक का अमाउंट आ गया। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो हमने अभी बुक्स में डाली है, एस्टिमेटेड लायबिलिटी, ये पहले अब एस्टिमेट की गई, पहले ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, तो इसको भी राइट ऑफ करना है 60,000। तो टोटल आइटम्स 14,49,750 की है जो डेफिशिएंसी के कारण बने। ये सारी चीजें डेफिशिएंसी की कारण बनी, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे वो आइटम्स जो सरप्लस कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एसेट्स, आई एम सॉरी, जनरल रिजर्व, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, जिसको हम जनरल रिजर्व कहते हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व। इसके कारण कंपनी को थोड़ा रिलीफ फेस हुआ कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आए, क्योंकि उन्होंने रिजर्व क्रिएट कर रखा था। सी, ये क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख का, तो आपको क्वेश्चन में हर आइटम को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये आइटम सरप्लस कंट्रीब्यूट कर रही है, जनरल रिजर्व आ गया। नेट प्रॉफिट्स जो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कमाए, ये भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिसके कारण सरप्लस हुआ, दैट इज दिस अमाउंट। कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 4,50,000, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है सरप्लस में, ये आ गया 4,50,000। इसके अलावा हमें कोई इनकम नहीं हुई। एंड यस, लैंड को बेच के जो प्रॉफिट हुआ, लैंड बिका था 5 लाख का, एक्चुअल में वो था 3,60,000 का, तो प्रॉफिट जो हुआ लैंड बेच के 1,40,000, तो टोटल कंट्रीब्यूटिंग सरप्लस इज 6,90,000 एंड टोटल डेफिशिएंसी आइटम्स इज 14,49,000। जब हम इसको माइनस करते हैं तो फिगर आती है डेफिशिएंसी की 7,59,750। ये वो सेम फिगर आएगी जो आपकी इस लिस्ट में आई है। अगर ये फिगर मैच होती है, इसका मतलब आपने सम ठीक करा है। अगर ये फिगर मैच नहीं होती, दैट मीन्स आप कोई एंट्री करना भूल गए हो, या इधर रिकॉर्ड करना भूल गए हो, या ऊपर रिकॉर्ड करना भूल गए हो किसी की ट्रीटमेंट, नहीं तो आपकी ये हमेशा जो फिगर है वो डेफिशिएंसी अकाउंट से मैच करेगी।